तो मैकियावेली सोचता है कि काश मेरे देश में भी एक ऐसा निरंकुश शासक आता जो इन 5 भागों को मिला करके एक इटली की स्थापना करता, संगठित करता, शक्तिशाली बनाता और जितने भी विरोधी लोग हैं इन सबका दमन करता, दमन भी क्रूरतापूर्वक दमन करता। तो मैकियावेली केवल इटली पर केंद्रित होकर के अपने विचारों का प्रतिपादन करता है। तीसरी चीज, राष्ट्रीयता की भावना। मैकियावेली में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इटली की तत्कालीन दशा को देख करके उसको रोना आता था। तो वह सोचता था कि काश मेरे देश में एक ऐसा व्यक्ति आता, एक ऐसा नायक आता जो शक्ति के बल पर शासन हस्तगत करता और शक्ति के बल पर पूरे राज्य को एक बनाता, अखंड बनाता और शक्तिपूर्वक शासन करता, जितने भी विरोधी लोग हैं उन सबका दमन करता। तीसरी चीज, इटली का राजनीतिक विभाजन। इटली 5 भाग में बटा हुआ था। ये 5 भाग में आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। मैकियावेली सोचता था कि ये इन विभिन्न राज्यों का आपस में लड़ना झगड़ना बंद करना चाहिए और एकजुट होकर के एक विशाल इटली राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और 5वां है इटालियन समाज की दुर्दशा। न केवल इन 5 राज्यों के द्वारा आपस में संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी, अपितु इटालियन समाज का भी नैतिक पतन हो चुका था। सोचिए कि इटालियन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी कि उस जमाने में किराए की सेना रखी जाती थी लड़ने के लिए। कश्मीर में पत्थरबाजी करने के लिए मजदूर रखे जाते थे, आपको ध्यान होगा। तो इटली में किराए की सेना रखी जाती थी। मान लीजिए कोई शासक ने सैनिकों को किराए पर रखा, एक दिन में 1000 रुपये आपको मेहनताना मजदूरी दी जाएगी, युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया। मान लीजिए सामने वाला दुश्मन कहता है कि मैं तुमको 1200 रुपये दूंगा या 1100 रुपये दूंगा, तुम मेरी ओर से लड़ना शुरू करो। तो वो सैनिक इतना ज्यादा नैतिक दृष्टि से पतित हो चुके थे कि वो 100 रुपये के चक्कर में अपने ही देश के विरुद्ध फिर लड़ने के लिए आ जाते थे। कहने का मतलब इटालियन समाज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, अनैतिकता में डूब चुका था, उनका पतन हो चुका था। मैकियावेली इन सभी चीज़ों को देख करके रोया करता था और उसके मन में जो चूंकि देशभक्ति की भावना थी, राष्ट्रीयता की भावना थी, तो वह यह सोचता है कि काश एक ऐसा व्यक्ति आता जो पूरे इटली को एकीकृत करता, उसको शक्तिशाली बनाता और उसमें लोगों में राष्ट्रीयता की भावना की स्थापना करता। तो चूंकि मैकियावेली के समस्त विचार इटली पर ही केंद्रित हैं, इसलिए मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। दूसरा, उसके महत्वपूर्ण विचारों में धर्म और नैतिकता है। यह मैकियावेली की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। हमने प्लेटो पढ़ा, प्लेटो का संपूर्ण विचार में राजनीति और नैतिकता मिले हुए हैं, उसको वो अलग नहीं की है। उसका जो न्याय सिद्धांत है, जो कि आदर्श राज्य का आधार है, न्याय क्या है? नैतिकता तो है। अरस्तु ने राजनीति से नैतिकता को पृथक किया, शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। नैतिकता तो कहा कि तुम्हारा कार्यक्षेत्र अलग है। मैकियावेली ऐसा पहला व्यक्ति है आधुनिक युग में जिसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक किया और शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। कैसे? धर्म और नैतिकता अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मैकियावेली के पहले जितने भी विचारक आए, इन सभी विचारकों ने शुद्ध रूप में राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया, अपितु धर्म और नैतिकता को राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ऐसा कोई भी विचारक नहीं था जिसने शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया हुआ। यहाँ पर जो भी विचारक आए, ये सभी लोगों ने धर्म और नैतिकता को राजनीति के साथ जोड़ करके और धर्म का समर्थन करके या धर्म का विरोध करके अपने विचारों को उन्होंने सामने प्रस्तुत किया। मैकियावेली कहता है धर्म नैतिकता अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राजनीति का कार्यक्षेत्र अलग है, धर्म और नैतिकता का कार्यक्षेत्र अलग है। तो इसलिए मैकियावेली को धर्म और नैतिकता के बारे में यह कहा जाता है कि मैकियावेली अधार्मिक नहीं था, धर्मनिरपेक्ष था।
अधार्मिक, धर्मनिरपेक्ष। इसी प्रकार से वह अनैतिक नहीं था, नैतिकता विहीन था। अनैतिक कहें या अधार्मिक कहें, मतलब धर्म के विरुद्ध आचरण करना हुआ, नैतिकता के विरुद्ध आचरण करना हुआ। जबकि हम कहते हैं, यदि धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब धर्मों के प्रति समान दृष्टि, तटस्थता का दृष्टिकोण। इसी प्रकार से नैतिकता विहीन का मतलब यहाँ पर है कि नैतिकता का विचार नहीं करना। तो वह अनैतिकता का मतलब नैतिकता के विरुद्ध विचार हुआ, नैतिकता के विरुद्ध आचरण करना हुआ। लेकिन नैतिकता विहीन का मतलब यहाँ पर है कि नैतिकता का विचार न करना और अपना काम पर ध्यान रखना। तो मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष था और नैतिकता विहीन था, वह अधार्मिक या अनैतिक नहीं था। तो वह शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करता है और इसलिए उसे आधुनिक युग का जनक कहते हैं। मैकियावेली के बाद जितने भी विचारक आए, हॉब्स, लॉक, रूसो, बर्क, स्पेंसर, बेंथम, मील, हीगल, कांट, ब्रेडले, बोसांके, मार्क्स, जितने भी विचारक आए, इन सभी ने मैकियावेली का अनुसरण किया और शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। यदि हम विचारकों और दार्शनिकों के लंबी लिस्ट को देखते हैं तो आधुनिक युग में मैकियावेली के बाद जितने भी विचारक आए, इन सभी विचारकों ने शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, धर्म नैतिकता को उन्होंने छोड़ दिया। आधुनिक युग में 1930, 40, 50 के आसपास, 30, 40, 50, इनमें जब भारत में हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों को देखते हैं तो महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने धर्म नैतिकता को राजनीति से के साथ संयुक्त किया। लेकिन यदि गांधी जी को छोड़ दें तो आज तक विचारों की जो धीरे श्रृंखला चली आ रही है उसमें शुद्ध राजनीतिक विचारों का ही प्रतिपादन किया गया है। तो इस प्रकार से धर्म नैतिकता को मैकियावेली ने राजनीति से इसके और इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक का जनक कहते हैं। दूसरी चीज नैतिकता। नैतिकता क्या है? नैतिकता मतलब हमको क्या करना चाहिए, टू बी, उसको हम नैतिकता कहते हैं। हमको कैसा आचरण करना चाहिए। तो मैकियावेली कहता है कि नैतिकता दो प्रकार की होती है, एक जन नैतिकता, दूसरी नैतिकता। जन नैतिकता का संबंध आम जनता से है। कैसे? मतलब जनता का नैतिकता क्या है? राजा के आदेशों का अक्षरशः पालन करना, राज्य के कानूनों का पूरी तरह से पालन करना, ये जनता की नैतिकता है। इसे जन नैतिकता कहा गया है। और नैतिकता का संबंध व्यक्तिगत नैतिकता, राजा की जो नैतिकता है उसको मैकियावेली व्यक्तिगत नैतिकता का नाम देता है। व्यक्तिगत नैतिकता का संबंध राजा से है। तो राजा का नैतिकता क्या है? राजा जो भी करे, किसके लिए? राज्य की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए, राज्य को संगठित बनाए रखने के लिए, राज्य को शक्ति संपन्न बनाने के लिए राजा जो भी करे वो सब सही है, वो सब उचित है, वह सब नैतिक है। तो ये दो प्रकार की नैतिकता हो गई, एक जन नैतिकता, दूसरी व्यक्तिगत नैतिकता। जन नैतिकता राजा के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना, राजा के आदेशों का उल्लंघन न करना। और व्यक्तिगत नैतिकता का संबंध राजा से है, राजा जो करे वो सब उचित है, वो सब सही है, बशर्ते कि राजा का उद्देश्य राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाना होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैकियावेली ऐसा पहला विचारक है जिसने यह कहा कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, उसे आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से नहीं। और राजा जो भी करेगा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए वो सब चीजें सही मानी जाएंगी, बशर्ते कि उसमें राजा को सफलता मिले। तो ये धर्म नैतिकता के बारे में मैकियावेली के विचार है। तीसरी चीज साध्य की पवित्रता। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, साध्य की पवित्रता। महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर जोर देते हैं, लेकिन मैकियावेली ऐसा पहला विचारक है आधुनिक युग में जो साध्य की पवित्रता पर बल देता है। साध्य और साधन क्या है? जैसे साध्य क्या है? हम विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पास करना साध्य है। साधन या तो आप अच्छी तरह से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए,
ईमानदारी से परीक्षा दीजिए और ईमानदारी से आपको जो नंबर मिला उसमें आप संतुष्ट होइए। यदि आप असंतुष्ट हैं, इस साल थोड़ा सा कम नंबर आया, तो आप अगले साल बहुत अच्छी तरह मेहनत करिए, लेकिन साध्य प्राप्त करने के लिए कभी गलत साधनों का इस्तेमाल न करिए। यह है महात्मा गांधी का सिद्धांत। लेकिन मैकियावेली कहता है कि नहीं, साध्य यदि हमारा स्पष्ट हो तो उस साध्य को प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा अपनाया गया कोई भी साधन पवित्र होगा, बशर्ते कि आप साध्य प्राप्त कर लें। एक बार साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप नकल मारकर पास हुए या ईमानदारी से पास हुए। आपका लक्ष्य सामने होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो भी कदम उठाते हैं वो सब पवित्र हैं, वो सब नैतिक हैं, वो सब धार्मिक हैं। तो मैकियावेली ऐसा विचारक है जो केवल साध्य की पवित्रता पर बल देता है, साधनों की पवित्रता पर उसका ध्यान नहीं जाता, या वह कहता है कि साध्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के साधन जायज हैं। और शायद इसी से एक कहावत निकला, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। यहाँ पर वार को आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ऑल इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, या ऑल इज फेयर इन पॉलिटिक्स। और राजनीति में सब कुछ जायज है। और चौथी चीज, शेर और लोमड़ी की नीति, लॉयन एंड फॉक्स पॉलिसी इसी को कहते हैं। शेर पराक्रमी होता है, सियार चतुर होता है। राजा में दोनों गुण होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो शेर के समान पराक्रम दिखाना चाहिए, और जब मान लीजिए चालकों से घिर जाए तो उसे लोमड़ी बन करके चतुरता दिखानी चाहिए, और वहां से बच निकलने का मात्रा उसमें होना चाहिए। तो दोनों प्रकार की शक्तियां, दोनों प्रकार के रहस्यों का ज्ञान, दोनों प्रकार की नीतियां राजा में होनी चाहिए। तो ये व्याघ्र और ये शेर और लोमड़ी की नीति, व्याघ्र सियार नीति मानी जाती है। तो चूंकि मैकियावेली ने इन सभी चीजों का प्रतिपादन किया, शेर और लोमड़ी की नीति, साध्य की पवित्रता और नैतिकता के बारे में अपने विचार रखे, इसलिए मैकियावेली को यह कहा जाता है कि उसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक किया और साध्य की पवित्रता पर बल देते हुए राजा के निरंकुशतापूर्वक शासन करने की शक्ति को समर्थन दिया। ये मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार है। तीसरी चीज, मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली का दृष्टिकोण नकारात्मक है। मैकियावेली के मतानुसार मनुष्य दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है और अपने हित को साधने वाला, चाहने वाला होता है। मनुष्य प्रेम की भाषा नहीं समझता, दंड की भाषा समझता है। रामचरितमानस में श्री राम भी कहते, भगवान श्री राम भी कहते हैं, भय बिनु कोई न प्रीति। तो भय के द्वारा ही वह व्यक्ति शासित होता है। जब तक उसके मन में कानून के प्रति दंड का भाव न हो, जब तक भय का भाव न हो, तब तक राज्य में कानून का शासन स्थापित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि वह तब तक आपको सहयोग और सहायता देने की बात करता है जब तक आपको उसकी जरूरत न हो, और जैसे ही आपको किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे सब व्यक्ति किनारे चले जाते हैं और उस व्यक्ति को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप ज़्यादा दूर मत जाइए। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के संदर्भ में नाटो की भूमिका को देख लीजिए। पहले नाटो ने प्रोत्साहित किया, तू लड़, हम लोग आते हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे, और जब रूस ने आक्रमण कर दिया, बेचारा यूक्रेन अलग थलग पड़ गया और नाटो का काम वर्क फ्रॉम होम हो गया। खैर जो भी हो, तो मतलब व्यक्ति इतना स्वार्थपरता से युक्त होता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यदि व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर राजा को भी उसी प्रकार से उनके ऊपर शासन करना चाहिए। यदि जनता पापी है तो राजा को महापापी होना चाहिए। सोचिए कि दो गुंडे आपस में लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा? जो सबसे बड़ा गुंडा होगा वो जीतेगा। सबसे बड़ा बदमाश, मान लीजिए दो बदमाश लड़ रहे हैं, एक छोटा बदमाश दूसरा बड़ा बदमाश, जीतेगा वही जो बड़ा बदमाश है। इसी प्रकार से यदि जनता अविश्वसनीय है तो राजा को महा अविश्वसनीय होना चाहिए।
यदि जनता पापी है तो राजा को महापापी होना चाहिए। क्यों? तभी तो एक व्यक्ति एक बड़ा बदमाश छोटे बदमाश को कंट्रोल कर सकेगा। तो इस प्रकार से मैकियावेली राजा की शक्तिशाली होने पर विश्वास करता है। तो स्वाभाविक है कि जब मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का हो तो यह राजा को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये आप सोच सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो, बुरे लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद अगले विचार के संदर्भ में चौथा पॉइंट है राजा के कर्तव्य और आचरण। इसके बारे में विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि मैकियावेली के अनुसार राजा के कर्तव्य और आचरण क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा देखें। सबसे पहले धर्म की आड़। धर्म की आड़ में वह ऐसे उपायों का अवलंबन करे जिससे राज्य की एकता पर बलवती हो, भले ही उसे क्रूरतापूर्वक आचरण करने को बाध्य होना पड़े, भले वह ढुलमुल नीति अपनाए धर्म की आड़, लेकिन उसका उद्देश्य राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। दूसरा चीज क्रूरता और विश्वासघात। वह क्रूरता और विश्वासघात करने में माहिर हो, लेकिन क्रूरता और विश्वासघात भी वह बुद्धि के द्वारा करे। एक बार कोई गलत काम कर देने के बाद वह दोबारा उसी काम को न करे, क्योंकि इससे जनता में उसके प्रति एक दुर्भावना उत्पन्न होगी। तो राजा को बहुत चतुर तरीके से इस प्रकार की नीति को अपनाना चाहिए। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि राजा व्यक्तिगत रूप में भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक राजा के रूप में उसको सभी प्रकार के उपायों का सहारा लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक सैनिक अपने निजी जीवन में उतना क्रूर नहीं होता, उतना हिंसक नहीं होता, लेकिन जब वह व्यक्ति फील्ड में जाता है, युद्ध के मोर्चे पर जाता है, तो उसे क्रूर होना पड़ता है। इसी प्रकार से राजा निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भले ही वह अच्छा हो, दयालु हो, उसमें हिंसा न हो, लेकिन जब वह राजा बनकर के काम करता है तो उसमें सभी प्रकार के गुण, सभी प्रकार की बुराइयां, सभी प्रकार के दोष होने पर भी वह मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। सामान्य रूप में व्यक्ति प्रेम की भाषा नहीं समझता, वह दंड की भाषा समझता है। इसलिए दंड के द्वारा व्यक्तियों को शासित करें। जो भी कानून के उल्लंघन के बारे में प्रकरण आई, उनके द्वारा वो अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देंगे। तो इसलिए प्रेम की तुलना में उसे भय का वातावरण बनाना चाहिए, ताकि लोगों के मन में शासन के प्रति एक भय का संचार हो। चौथी चीज एकता और अखंडता के लिए क्रूरता। उसे एकता और अखंडता की स्थापना के लिए सभी प्रकार के क्रूर उपायों का सहारा लेना चाहिए। आप देखिए, प्लेटो का आदर्श दार्शनिक शासक है। अरस्तु मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। विभिन्न विचारक अपना अपना एक आदर्श लेकर चलते हैं, और मैकियावेली का आदर्श कौन है जानते ही? सीजर नाम का एक शासक था। उसने सभी प्रकार के क्रूरतम उपायों का सहारा लेकर के यहां तक कि अपने भाई और बहनोई की हत्या करके उसने सत्ता हासिल की थी और राज्य में एकता की, अखंडता की स्थापना की थी। ऐसा सीजर जैसा निरंकुश शासक मैकियावेली का आदर्श है। क्यों? क्योंकि उसने राज्य को संगठित किया था, शक्तिशाली बनाया था। और मैकियावेली का लक्ष्य है इटली को एकीकृत और संगठित बनाना, पांचों भागों को मिला करके एक विशाल इटली राष्ट्र का निर्माण करना। और इस मार्ग में उसको जो भी साधनों की आवश्यकता पड़े, सभी साधन अच्छे होंगे, उचित होंगे, नैतिक और धार्मिक होंगे, श्रेष्ठ होंगे। चौथा है ढोंगी और बहुरूपिया। राजा को एक नंबर का ढोंगी होना चाहिए, बहुरूपिया होना चाहिए। ढोंग किस प्रकार का करे कि लोगों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर देवे, उसके बाद जब इस प्रकार से बातें आने लगे तो उनकी हत्या के लिए आंसू बहाए। वह उस राजा को श्रेष्ठ समझता है। इतिहास उदाहरण देता है कि एक बार एक राजा को पता चला कि वहां के जो बड़े बड़े लोग हैं ये सब उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। इनकी संख्या करीब 20-25 थी। उन सबको भोज पर बुलाया, दावत पर, और उन सबको जहर देकर के मार डाला।
ऐसा राजा मैकियावेली का आदर्श है, तो उसे ढोंगी और बहुरूपिया होना चाहिए। फिर है व्याघ्र सियार नीति, इसकी चर्चा इसके पहले हो चुकी है। उसे शेर के समान पराक्रमी भी होना चाहिए, तो लोमड़ी के समान चालाक भी होना चाहिए। इसके बाद मेलों का आयोजन, केवल क्रूरता से काम नहीं चलेगा, उसे समय समय पर वार्षिक उत्सवों और मेलों का आयोजन करना चाहिए, ताकि लोगों के साथ वह मिल करके बात कर सके, जनता की आवाज़ को सुन सके और अपनी बातें जनता तक पहुंचा सके। इस प्रकार से मेले और उत्सव के आयोजन से राज्य में सकारात्मकता का एक वातावरण स्थापित होता है, निर्मित होता है। फिर पुरस्कार, सम्मान और दंड, जो योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से निपटाते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उनको उचित पद देकर के सम्मानित किया जाना चाहिए, और जो लोग इस काम में अपने काम में लापरवाही बरतते हैं उनको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और उसके बाद परंपराओं का सम्मान, लोगों की आस्था परंपराओं के प्रति होती है, रीति रिवाजों के प्रति है, तो राजा को भी विभिन्न प्रकार की परंपराओं का और रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर संपत्ति का हरण नहीं, मैं केवल एक मार्के की बात कहता है, वह कहता है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन अपने पैतृक संपत्ति के हरण करने वाले को नहीं भूल सकता। तो राजा का दायित्व है कि वह लोगों की संपत्ति को अपहरण न करे, वह उनकी संपत्ति की रक्षा करे। फिर राष्ट्रीय सेना, उस जमाने में राष्ट्रीय सेना बहुत कम होती थी, किराए की सेना लोग रखा करते थे। तो मैकियावेली अपने राजा को आदेश देता है कि वह एक राष्ट्रीय सेना का गठन करे और उनको समुचित प्रशिक्षण और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से युक्त करे, उसे किराए की सेना पर निर्भर नहीं होना चाहिए। फिर अधिकाधिक शक्ति का अर्जन जब तक नहीं होगा तब तक राजा राज्य नहीं कर सकता। राज्य को संचालित करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है, तो राजा को पूरा राष्ट्र की समस्त शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित करना चाहिए और उस शक्ति का बुद्धिपूर्वक, सावधानीपूर्वक उपयोग करने में कोई हिचक या संकोच नहीं करना चाहिए। फिर है योग्य मंत्रियों से परामर्श, चापलूसों से उसे दूर रहना चाहिए, योग्य मंत्रियों को नियुक्त करे और इन्हीं योग्य व्यक्तियों से वह परामर्श लेना जारी रखे। फिर है युद्ध, समय समय पर युद्ध का भी होना आवश्यक है, युद्ध से देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है, तो उसे समय समय पर युद्ध भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ करते रहना चाहिए। और आखिरी है शक्ति संतुलन, हस्तक्षेप, उसे अपने पड़ोसी राज्यों के क्रियाकलापों पर हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, पड़ोसी राज्यों में असंतोष को बढ़ावा देना चाहिए, तभी तो वो एक अच्छा सम्राट बन सकेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ आदेश है जो मैकियावेली अपने राजा को देता है, जो इन और आप भारत के संदर्भ में कह सकते हैं कि उसे साम दाम भेद दंड की नीति से युक्त होना चाहिए और इन चारों उपायों का समय समय पर अवसर को देखते हुए उसको प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसके बाद अब आते हैं आलोचना, मैकियावेली के विचारों की आलोचना। सबसे पहली बात है वह मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण करता है। मनुष्य में दोनों प्रकार के स्वभाव होते हैं, यदि वह बुरा होता है, दुष्ट होता है, तो वह अच्छा आदमी भी होता है, उसमें अच्छे गुण भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन मैकियावेली केवल मनुष्य के बुरे कर्म की ओर, बुरे स्वभाव की ओर ध्यान देता है। इस प्रकार से मैकियावेली के विचार मानव स्वभाव के बारे में एकांगी है। दूसरा, उसने राजनीति को गंदा किया, ऑल इज फेयर इन पॉलिटिक्स। मैकियावेली ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने शुद्ध राजनीतिक विचारों का न केवल प्रतिपादन किया, अपितु मैकियावेली पर आरोप लगाया जाता है कि उसने राजनीति को गंदा किया। देखिए, मैकियावेली अपनी पुस्तक में प्रिंस में डिस्कोर्सेस में उन सभी चीजों को उजागर कर देता है जो अभी तक पर्दे की आड़ में अंदर छुप करके होते थे। मैकियावेली ने न केवल इनको देखा था, अपितु ऐसा आचरण भी राजदूत बनकर के करता था। तो मैकियावेली का यह कहना था, इतना यथार्थवादी था, इतना सच्चाई को पसंद करने वाला व्यक्ति था कि उसने कहा जो चीजें आज तक पर्दे की आड़ में हो रही हैं उसको हम खोल के बता देते हैं पूरी जनता को। यहाँ पर भी
मैकियावेली वही करता है जो चीजें अभी तक आड़ में हुआ करती थी उन सबको उसने खोल करके रख दिया, और इस प्रकार से मैकियावेली पर आरोप लगाया जाता है उसने राजनीति को गंदा किया। फिर ऐतिहासिक पद्धति का गलत प्रयोग किया, ये बिल्कुल आलोचना सही है। मैकियावेली ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने अपने निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों का सामना, ऐतिहासिक उदाहरणों को लिया और उसको उसने आदर्श बनाया। इसने मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का गलती की। फिर है केवल व्यावहारिक राजनीति का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही बात है। मैकियावेली राजनीतिक दर्शन का विचारक नहीं था, वह राजनीतिक दार्शनिक नहीं था, वह व्यावहारिक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाला और व्यावहारिक राजनीति के बारे में अपने बातों को कहने वाला व्यक्ति है। उसने अपने संपूर्ण सिद्धांतों में केवल एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित किया है कि वह किस प्रकार से इटली के 5 भागों को मिला करके संगठित कर सके, शक्तिशाली बना सके, एकीकृत कर सके। और चूंकि इटली पर ही उसके केंद्रित सभी विचार हैं, इसलिए वह व्यावहारिक राजनीति का व्यक्ति माना जाता है। और अंतिम है उग्रवाद का समर्थन। उग्रवाद का मतलब यहाँ पर है कि राजा की शक्तिशाली होने का समर्थन करता है, राजा को निरंकुश होने की बात कहता है, और इसलिए उसे उग्रवाद का समर्थन भी माना जाता है। ये है मैकियावेली की एक आलोचना। अब देखें आधुनिक युग का जनक। देखिए मैकियावेली ने राजा के आचरण और कर्तव्य के बारे में जो बातें कही, उसने राजा को जिस प्रकार से आचरण करने के लिए प्रेरित किया, प्रिंस में उसने निर्देश दिया। सोचिए कि मैकियावेली की मृत्यु के 350 वर्षों के बाद काबूर और गैरिबाल्डी ने इन 5 भागों को मिला करके एक इटली की स्थापना की, और काबूर और गैरिबाल्डी ने उन्हीं उपायों का सहारा लिया जिन उपायों का उल्लेख मैकियावेली ने प्रिंस में किया था। तो जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक राज्य में एकता की स्थापना नहीं होगी, राज्य में संगठन नहीं आएगा। सोचिए कि जब आप गली में रात को निकलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन यदि आपके हाथ में लाठी होगा तो क्या होगा? कुत्ते दूर से ही चले जाएंगे, भाग जाएंगे। जब तक शक्ति न हो, जब तक हाथ में लाठी न हो, सामने वाला भी आपको रास्ता नहीं देगा। मैकियावेली कहता है राजा को शक्तिशाली होना चाहिए और तभी राज्य को संगठित और एकीकृत शक्तिशाली बनाया जा सकता है, और मैकियावेली इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ता है। तो उसे आधुनिक का जनक कहते हैं। आधुनिक का जनक के संदर्भ में उसने शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग कर दिया। दूसरी चीज, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राज्य सर्वोपरि होता है, व्यक्ति की स्थिति केवल एक साधन की होती है, राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है। प्लेटो अरस्तु का आदर्शवाद, मैकियावेली भी आदर्शवादी विचारक है। तीसरी चीज, व्यक्तिवाद, धन और जीवन की रक्षा। मैकियावेली के विचारों में व्यक्तिवाद के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि मैकियावेली अपने राजा को आदेश देता है कि वह जनता के धन की रक्षा करे। राजा को जनता के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति राज्य में क्यों रहता है? अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। तो धन और जीवन की रक्षा करना राजा का दायित्व है। चौथी चीज, राष्ट्रीय राज्य का संस्थापक। राष्ट्रीय राज्य का तात्पर्य होता है एक ऐसा राज्य जहां पर केवल एक ही जाति या वर्ग के लोग रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में केवल मुस्लिम रहते हैं, इजराइल में केवल यहूदी रहते हैं। तो जहां पर एक ही राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं उसे राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। मैकियावेली राष्ट्रीय राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद गणतंत्र का समर्थन करता है। वह वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन नहीं करता, गणतंत्र का समर्थन करता है। फिर धर्म और नैतिकता से उसने राजनीति को मुक्त किया। ये मैकियावेली की सबसे बड़ी देन है। और आखिर है, उसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया। धर्मनिरपेक्ष राजनीति धर्म के प्रति तटस्थतावादी दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ता है। ये है मैकियावेली के बारे में एक संक्षिप्त विवेचना। आप सभी को धन्यवाद।